आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, खासकर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। ये विषय है इंग्लिश पेडागोजी यानी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र। चलिए इसके जो भी मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही फाउंडेशनल सवाल से। ये सवाल आगे की हमारी पूरी चर्चा की नींव रखेगा। सवाल यह है कि भाई लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज, यानी भाषा है क्या। देखिए इसी नींव पर तो सब कुछ टिका है। तो चलो देखते हैं कि इसके मेन फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, भाषा असल में हमारे विचारों, हमारी सोच और भावनाओं को बताने का एक पूरा सिस्टम है। और इसके तीन मुख्य रूप हैं। एक है ओरल यानी जो हम बोलते हैं, दूसरा है रिटन यानी लिखित, और तीसरा है साइन लैंग्वेज। एक बात यहां याद रखने वाली है कि रिटन लैंग्वेज को ना ओरल लैंग्वेज से ज्यादा स्टेबल यानी स्थिर माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ उतनी तेजी से बदलती नहीं है। अच्छा, तो जो हमने अभी समझा उसे एक सवाल से परखते हैं। सवाल है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई रिक्त स्थान होती है। ऑप्शंस हैं ए सिंटैक्स, बी सिमेंटिक्स, सी मॉर्फीम या डी फोनीम। सोचिए जरा। तो ये हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है ना, एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग, मतलब अधिग्रहण और सीखना। किसी भी टीचर के लिए इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। एक तरफ है एक्विजिशन, ये बिल्कुल नेचुरल होता है, सबकॉन्शियस, जैसे कोई बच्चा अपनी पहली भाषा सीखता है ना, बस वैसे ही। दूसरी तरफ है लर्निंग, ये कॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब आप जानकर ध्यान लगाकर कुछ सीखते हैं, जैसे स्कूल में ग्रामर के रूल्स रटना। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन दोनों प्रोसेसेस को अलग करता है। सवाल है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज, और आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, बी असेसमेंट इन लैंग्वेज, सी टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज या डी लैंग्वेज एनवायरनमेंट। ये सवाल सीधा उस कोर आइडिया पर आता है कि हम इंसानों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। सवाल है, लैंग्वेज एक्विजिशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द, और ऑप्शंस हैं ए मेमोराइजेशन ऑफ वोकैबुलरी, बी सिस्टमैटिक अप्रोच टू ग्रामर, सी इन्नेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन या डी सिमुलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उन बड़े बड़े विचारकों, उनकी लैंग्वेज थिंकर्स की बात करेंगे जिन्होंने इस फील्ड में थियरीज दी हैं। तो यहां पर चार सबसे बड़े नाम हैं। सबसे पहले नॉम चॉम्स्की। इन्होंने कहा कि हम इंसानों के दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी एलएडी पहले से ही होता है। फिर है बीएफ स्किनर। इनका मानना था कि बच्चे बड़ों की नकल करके भाषा सीखते हैं। जीन पियाजेट ने कहा कि नहीं, पहले विचार आता है फिर भाषा। और लेव विगोत्स्की का कहना था कि सोच और भाषा दोनों अलग अलग शुरू होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। चलिए एक क्विक चेक करते हैं। ये आइडिया कि बच्चों में जन्म से ही एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ये किसने दिया था? ए चॉम्स्की, बी वाइगोत्स्की, सी पिएजे या डी स्किनर। ठीक है, थियोरीज तो हो गईं। अब जरा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं और बात करते हैं कोर लैंग्वेज स्किल्स की, खास तौर पर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग की टेक्निक्स पर। यह स्लाइड दो बहुत जरूरी रीडिंग स्किल्स को एकदम साफ साफ बताती है। एक है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब है जब आप किसी खास जानकारी को ढूंढ रहे हो, जैसे किसी लिस्ट में अपना नाम खोजना। और दूसरा है स्किमिंग। स्किमिंग होता है जब आप बस मेन आइडिया या मोटा मोटा सार जानने के लिए तेजी से पढ़ते हैं, जैसे अखबार की हेडलाइंस पढ़ना। स्किल्स के बाद अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के एकदम मैकेनिक्स पर आते हैं, यानी वर्ड्स एंड साउंड्स पर। अब ये एक मजेदार फैक्ट है। इंग्लिश अल्फाबेट में अक्षर तो 26 ही हैं, लेकिन उनसे 44 अलग अलग साउंड्स यानी ध्वनियां निकलती हैं। आप देख सकते हैं इनमें 20 वावल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ये सवाल होमोग्राफ के बारे में है। होमोग्राफ क्या होते हैं? ये वो शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है पर मीनिंग अलग होता है, और कभी कभी प्रोनाउंसिएशन भी। तो सवाल है, while reading for comprehension, we understand that some pairs are examples of homograph. Which one of the following is a homograph? Options हैं A. लीड, जो एक मेटल भी है और डायरेक्शन देना भी, B. मेल और मेल,
या सी वार्म और टेपिड? और आखिर में अब बात करते हैं टीचिंग और प्रैक्टिस की। मतलब इन सब कॉन्सेप्ट्स को क्लासरूम में पढ़ाया कैसे जाए, और साथ ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये टेबल भाषा को समझने के दो मेन अप्रोचेस दिखाता है। पहला है टॉप डाउन प्रोसेस। इसमें हम बड़े पिक्चर से शुरू करते हैं, मतलब अपनी बैकग्राउंड नॉलेज का इस्तेमाल करके मतलब समझते हैं। और दूसरा है बॉटम अप प्रोसेस। ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें हम छोटी छोटी डिटेल्स जैसे साउंड्स और वर्ड्स से शुरू करके पूरे मीनिंग तक पहुंचते हैं। आजकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है LAC, यानी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाषा सिर्फ इंग्लिश क्लास में नहीं सीखी जाती। भाषा तो हर सब्जेक्ट में सीखी जाती है, चाहे वो हिस्ट्री हो या साइंस। अब ये जो सिचुएशन है, ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। सवाल को ध्यान से पढ़िए। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को हिस्ट्री की किताब से एक थीम ढूंढने को कहती है ताकि उस पर इंग्लिश में ऐसे लिख सकें। इस प्रैक्टिस को क्या कहेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए, अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। शुरू करते हैं फाइनल प्रैक्टिस राउंड। ये सवाल हमें सीधा हमारे पहले टॉपिक पर वापस ले जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज क्या ये A ट्रेनिंग प्रोसेस है, B स्कूल बेस्ड प्रोसेस है, C नेचुरल प्रोसेस है, या D कॉन्शियस एफर्ट? ये एक और प्रैक्टिकल क्लासरूम सिचुएशन है जो हमारी प्रोसेसिंग स्ट्रैटेजीज से जुड़ा है। सवाल है कि क्लास 8 की एक टीचर 5 वाक्य पढ़ती हैं और बच्चों को उन्हें लिखने के लिए कहती हैं। वो सुनने की कौन सी स्ट्रैटेजी को प्रमोट कर रही हैं? A टॉप डाउन स्ट्रैटेजी, B डिक्टेशन एज अ स्ट्रैटेजी, या C बॉटम अप स्ट्रैटेजी? और अब हमारा आखिरी सवाल। देखिए, कभी कभी ये जानना भी जरूरी होता है कि कौन सी चीज टॉपिक का हिस्सा नहीं है। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन? ऑप्शंस है A ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, B टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, C मल्टीलिंगुअलिज्म, या D लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम? और ये सवाल हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि भाषा सिखाने के लिए और कौन कौन से कॉन्सेप्ट जरूरी हो सकते हैं।